अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर यामीन बोचा माहिर ज़ियाबतीस और डॉक्टर यामीन बोचा माहिर ज़ियाबतीस के पेज से मैं इस वक्त लाइव आ रहा हूँ। आप में से जो ज्वाइन कर रहा है जल्दी जल्दी बता दे कि वो कौन से शहर से आया है और कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा कि हमें पता होगा कि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो कहाँ कहाँ से हमें देख रहे हैं। और इसके साथ साथ आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है कि हम सहरी और इफ्तार में क्या खाएं। बड़ा ही बर्निंग इशू है एक तरीके से, क्योंकि रमज़ान बहुत करीब है और रमज़ान के करीब होने के साथ साथ हमारे जहन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ख़ास तौर पर जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनके जहन में बहुत सारी बातें आ रही होती हैं कि हम क्या चीज़ खाएं और क्या ना खाएं। कौन सी चीज़ है जो हमें सहरी में अगर हम खा लें तो हमें पूरे दिन जो है वो हमारी हाइड्रेशन भी अच्छी रखे और हमें जो है वो शुगर भी हमारी लो ना हो। एक ये मामला होता है। दूसरा, जो मरीज़ होते हैं उनका ये कंसर्न होता है कि वो कौन सी चीज़ खाएँ जिससे हमारी शुगर ना बढ़े। अगर रोज़े के दरमियान शुगर बढ़ जाए या शुगर लो हो जाए तो बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जिसकी वजह से आपका रोज़ा ज़ाया भी हो सकता है। तो ये वाक़ई लोगों का ज़हन होता है और हर बंदे की कोशिश होती है कि रमज़ान का मुबारक महीना आया है, तो इस मुबारक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा वो इबादत करे, रोज़े पूरे रखे। तो ये वाला मामला जो है वो बड़ा मैटर करता है। तो इस हवाले से ही आज हमने ये लाइव सेशन रखा है कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो ये देख लें कि हमारे लिए जो है वो शुगर जो है वो कितनी अच्छी हम कंट्रोल कर सकते हैं रमज़ान के महीने में। तो मैं आपके सामने माहिर ज़ियाबतीस हूँ और मैं एज़ अ डायबिटोलॉजिस्ट काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने एमफ़िल किया हुआ है फार्माकोलॉजी में और मेरे डायबिटीज़ के ऊपर 2 रिसर्च पेपर्स हैं। मैंने डिप्लोमा डायबिटीज़ किया हुआ है और साथ-साथ मैंने यूके की डिग्री की हुई है, सीसीपीईएम यूके। और उसके अलावा जो है बहुत सारे डेली बेसिस पे मैं पेशेंट देखता हूँ। दूसरा, उसके साथ-साथ हमारा जो पेज है उससे हमारी ऑनलाइन कंसल्टेशन भी होती है। उससे हमारा डायबिटीज़ कंट्रोल प्रोग्राम जो है 2 महीने का 60 डेज़ का वो भी हम रन करते हैं, जिसमें हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट ज़री चौधरी साहिबा होती हैं। और हम जो है वो मरीज़ों को कम से कम दवा में, और कुछ मरीज़ तो ऐसे हैं जो बगैर दवा के भी अच्छी खुराक लेकर रोटी-चावल भी एक मिकदार में खाकर शुगर अपनी कंट्रोल कर रहे हैं। उसके साथ-साथ हमारा जो आज का लाइव है, उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि रमज़ान का जो महीना आ रहा है, उसमें हमारी कोशिश ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट करें, लोगों को गाइड करें, लोगों की शुगर्स कंट्रोल करवाएँ, उनका वज़न ना बढ़ने दें और उनका एक अच्छी तादाद में, अच्छी क्वांटिटी में वज़न कम भी करवाएँ। तो जिसको हम कह रहे हैं रमज़ान डायबिटीज़ प्रोग्राम। और ये रमज़ान डायबिटीज़ प्रोग्राम 30 डेज़ का प्रोग्राम होगा। और सबसे अच्छी बात ये है रमज़ान डायबिटीज़ प्रोग्राम की कि इसमें हम 50% का डिस्काउंट दे रहे हैं हमारे पेशेंट्स को। तो जो भी पेशेंट आएँगे उनको 50% का रमज़ान के बाबरकत महीने में डिस्काउंट दे रहे हैं। हम जिस जगह रहते हैं पाकिस्तान में, वहाँ पे रमज़ान आते ही चीज़ों के रेट डबल हो जाते हैं, ट्रिपल हो जाते हैं। हालाँकि जितने भी आप देख लें दूसरे ममालिक हैं, वहाँ पर जो जैसे ही उनका कोई त्योहार आता है तो वो चीज़ों के रेट कम कर देते हैं। लेकिन हमने यही रखा है कि रमज़ान के महीने में हम 50% जो है वो डिस्काउंट दे रहे हैं डायबिटीज़ रमज़ान डायबिटीज़ प्रोग्राम के लिए। और इस प्रोग्राम में होगा क्या? इस प्रोग्राम में ये होगा कि मैं और मिस ज़री चौधरी और हमारी टीम, हम जो है वो शुगर के जितने भी पेशेंट्स हैं उनकी शुगर्स मॉनिटर करेंगे, उनके मील जो वो ले रहे हैं उसको मॉनिटर करेंगे, उनको क्या-क्या तकलीफ़ें हो रही हैं, क्या-क्या उनको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्या ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, उनको हम दूर करेंगे। और कोशिश ये करेंगे कि हमारे मरीज़ पूरे रोज़े भी रखें और अपनी सेहत भी बेहतर करें और शुगर को भी अच्छे से कंट्रोल कर लें। तो आज का हमारा जो सेशन है, सहरी और इफ्तारी में शुगर का मरीज़ क्या खा सकता है और क्या नहीं खा सकता, उसके हवाले से आज का हमारा लाइव है। और आज हमारे लाइव में हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट ज़री चौधरी साहिबा हैं, जो कि किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं हैं। इनका ये पता नहीं हज़ारों लोगों की जो है वो शुगर डाइट से कंट्रोल करवा चुकी हैं। और उनको जो है वो कंसल्टेशन के ज़रिए, उनको अपने स्पेसिफ़िक डाइट प्लान्स के ज़रिए और बड़ी अच्छी-अच्छी इनकी रेसिपीज़ होती हैं जो ये शेयर करती हैं मरीज़ों के साथ, तो उससे बड़ा ही लोगों को फ़र्क पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मिस ज़री चौधरी ने बड़ा अच्छा उसको किया हुआ है, टैकल किया हुआ है। और पेशेंट हमारे बड़े खुश हैं मिस ज़री चौधरी के डाइट प्लान से, और वो सब चीज़ें खा के भी शुगर को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रहे हैं।
तो हम ज़्यादा देर नहीं करते और मिस ज़री चौधरी के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएँ कैसी हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमने सवाल करने हैं और आपने जवाबात देने हैं। जी सर। तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो लोगों को कंसर्न होती है। मेरे पास तो क्योंकि रमज़ान से पहले बड़ी हमारे पास कंसल्टेशंस की जो है ना रश लगी होती है पेशेंट्स हुँ, की, हुँ। कि हम रमज़ान के हिसाब से जो है ना अपनी दवाएँ एडजस्ट करवा लें, दवाएँ हम हुँ, कम हुँ। करवा लें, डाइट में क्या लें, क्या नहीं लें। इसी तरह से हमारे डीसीपी में भी जो पेशेंट्स हैं उनकी भी बड़ी कंसर्न होती है। और माशाल्लाह अब तक जो हमारे डीसीपी के पेशेंट्स हैं उनको आप ऑलरेडी जो है वो रमज़ान का डाइट प्लान दे चुकी हैं। तो जी। आम जो व्यूअर्स हैं हमारे, जो फेसबुक के हमारे जो व्यूअर्स हैं, या जो हमारे पास इंस्टाग्राम पे हैं या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे हैं, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, उनके सवालात होते हैं। तो वो कुछ सवालात जो हैं वो मेरे पास हैं जो मैं आपसे पूछूंगा, और उम्मीद है इससे लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा। तो सबसे पहला तो मेरा ये सवाल है कि ज़्यादातर जो लोगों को कंसर्न होती है वो ये होती है कि रमज़ान में अक्सर लोगों का वेट बढ़ जाता है, वेट गेन हुँ, हो हुँ। जाता है। जिसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी होती है कि हम जो है वो इफ्तार जब खा रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि यार पूरे दिन भूखे रहे हैं, तो हम बहुत सारी हुँ। चीज़ें खा लेते हैं। इसी तरह सहरी जी, में जी, भी कि बिल्कुल हमें जो है ऐसे। ना वो पूरे जो है दिन पूरा भूखा रहना है तो बहुत सारी चीज़ें खा लेते हैं। तो हुँ, हम हुँ। ऐसा क्या करें कि जिससे हमारा वेट ना बढ़े, रमज़ान में वेट गेन ना हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ठीक है सर, सबसे पहली बात जो आपने कहा कि जैसे ही हमारा दस्तरख़्वान होता है तो उसमें आप देखें कि फ्राइड आइटम्स भी बहुत होती हैं, फ्रूट चाट होती है, उसमें और जो है वो मतलब क्रीम डाल दी जाती है, या आपको पता है कि पाकिस्तान में टैंक और रूह अफ़ज़ा बहुत यूज़ होता है फ्रूट चाट के अंदर डालकर थोड़ा-सा उसको। तो ये एडिशनल कैलोरीज़ जो होती हैं ना, ये पेशेंट जो है वो डायबिटीज़ हो या वेट, आपने वेट गेन से पूछा ना, तो ये एडिशनल कैलोरीज़ जो हैं वो हम जो है वो ले रहे होते हैं अपनी डाइट में, जिसकी वजह से जो है वो पेशेंट का वेट गेन हो रहा होता है। और ये भी उनका माइंडसेट होता है कि हमने पूरा दिन जो है ना वो भूखा रहे हैं, तो अब हम मतलब ज्यादा खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमने एक मील स्किप किया हुआ है ना, लंच, जो अमूमन हम लंच कर रहे होते हैं। तो वो अब, लेकिन वो ये नहीं देख रहे होते कि वो जो फ्राइड आइटम्स ले रहे हैं, या वो मायोनीज या केचप या रूह अफ़ज़ा, टैंक, इस तरह की चीज़ों में वो एडिशनल कैलोरीज़ ले रहे हैं। और लाइक अगर वो सादा पानी पिएँ तो वो उनके लिए बेहतर है, कि या वो टैंक से 300-400 कैलोरीज़ वो ले रहे हैं। और जब उनको बर्न करना है तो वो उस तरफ नहीं आते, वॉक उनसे होती नहीं, क्योंकि वो सोचते हैं कि अब जो है वो हम तराबी पढ़ रहे हैं तो ये एक फिजिकल एक्टिविटी है, हम जो है वो पूरा दिन भूखा रह रहे हैं तो हमारी कैलोरीज़ बर्न हो रही हैं, तो ऐसा नहीं है। आप जितना मतलब आप जो एक मेन प्लेट अपनी रोजे में के अफ्तार के टाइम बना लेते हैं ना, वो ही आप 1500 से 1600, कुछ लोग तो 1800 कैलोरीज ले जाते हैं, और उनको लग रहा होता है कि हमने लिमिटेड चीजें ली हैं। जैसे कि एक मेरा वेट लॉस पेशेंट है, अभी कल मैंने उसकी कंसल्टेशन की, 1 महीना पहले का भी था। तो अब वो, उसको कहीं भूख लगती रही, मुझसे नहीं पूछा कि मुझे भूख लग रही है तो मैं क्या करूँ? अब कल जब मैं दोबारा उसकी कंसल्टेशन करी, तो मुझे कहते हैं मुझे भूख लग जाती थी, तो मैंने कहा आपको लगती थी तो आप क्या खाते थे? 5-6 माल्टे खा लेता था, 1 सेब खा लेता था, बस यही और कुछ नहीं। तो मैंने कहा पता है कितनी कैलोरीज़ आप ले लेते थे? तो फिर नहीं मैम, इसमें कौन-सी कैलोरीज़ होती है? मैंने कहा 400-500 कैलोरीज़ आप ले चुके हो। अब आपको साइज़ भी नहीं पता कि आप किस साइज़, क्योंकि डिफर करता है कि 60 से 80 कैलोरीज़ आप एक एप्पल से ले लेते हो, एक जो है वो ऑरेंज से ले लेते हो। तो अच्छा मैम, इस तरह की चीज़ें जब हमारे पेशेंट्स को पता ही नहीं है, तो वो जब लेंगे तो उनका जो है वो वेट गेन तो होगा। इसलिए सबसे पहले ये है कि आपका कुकिंग मेथड बहुत जो है ना वो मैटर करता है। अगर आप चाहते हैं कि आप रमज़ान को एन्जॉय भी करें, सारी चीज़ें भी खाएँ और वेट गेन भी ना हो, तो फिर ये है कि आप एडिशनल कैलोरीज़ अपनी डाइट से निकाल दें, जिस तरह मेयोनीज़ हो गया, जैसे टैंक हो गया। आप टैंक की जगह जो है वो आप नींबू पानी यूज़ कर लें, आप चिया सीड वाटर यूज़ कर लें, आप डिटॉक्स वाटर यूज़ कर लें, कि आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस भी मिले, एक फ्रेशनेस भी मिले, और आपकी जो कैलोरीज़ है ना वो भी कम से कम हो। फिर दूसरा ये कि केचअप और इन सब चीज़ों को आप पुदीने की चटनी और दही से रिप्लेस कर दें। तो और फिर पकोड़े पकोड़े बहुत ज़्यादा फ्राई करके ना लें, आप उसको एयर फ्रायर में बनाएँ, या आप नॉन स्टिक पैन में बस ऑयल ग्रीस करके बनाएँ और आलू उसमें मत डालें। मतलब आप
चीजें वही ले सकते हैं लेकिन कुकिंग मेथड थोड़ा चेंज करके। तो इस तरह आपका वेट गेन भी नहीं होगा, आप एक हेल्दी जो है वो रमजान गुजारेंगे भी और इंजॉय भी करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी जो है वो चीज़ें पॉइंट आउट की, और यकीनन अगर इसको फॉलो किया जाए तो हम वेट गेन से बच सकते हैं और हमारी चीज़ें भी कंट्रोल में हो सकती हैं। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि कोई ऐसी ड्रिंक या शरबत की रेसिपी बता दें जो शुगर के मरीज इफ्तार में ले सकें। अच्छा, ये है कि आप डिटॉक्स वाटर लें। सबसे पहले मतलब जब अफ्तार होने लगे उससे 2 घंटे पहले अगर आप 1 टेबलस्पून चिया सीड या तुख मलंगा दोनों में से जो भी आपको अवेलेबल हो वो आप 1 लीटर वाटर में डाल के 1 चम्मच तो वो सोक कर दें और उसके अंदर आप 1 कुकम्बर डाल लें, 1 एप्पल डाल लें, नींबू डाल लें, उसके कुछ स्लाइसेस और साथ जो है वो आप मिंट लीफ डाल लें। तो ये बहुत अच्छा डिटॉक्स वाटर बन जाएगा, जितने जो विटामिन्स एंड मिनरल्स की कमी भी आपकी पूरी होगी और एक आपको फीलिंग ऑफ जो वो फ्रेशनेस होती है ना वो भी मिलेगी। आपको पी के बहुत अच्छा फील होगा कि आपने जो है ना एक अच्छी ड्रिंक ली है एज कम्पेयर टू कि अगर आप चाहते हैं कि आपका वेट जो है वो लॉस भी हो और शुगर के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है कि उनकी शुगर स्पाइक नहीं होगी। चिया सीड वैसे भी उनके लिए बहुत अच्छे हैं और जितनी भी पूरे दिन की पानी की जो कमी होगी वो भी पूरी हो जाएगी उनकी। अच्छा, ये बड़ा मसला होता है पेशेंट्स के साथ कि उनकी जो है वो डिहाइड्रेशन के केसेस बहुत हो जाते हैं इसमें। हम्म ठीक है, हम्म हाइड्रेशन उनकी अच्छी नहीं रहती। सहरी में अगर 2 लीटर 3 लीटर पानी भी पी लेते हैं तो उनके हम्म वॉशरूम के चक्कर लग रहे होते हैं, लेकिन 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद ये पेशेंट्स के साथ मसला होता है कि उनकी हम्म कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वो बड़ा डिहाइड्रेट फील कर रहे होते हैं। तो हम्म ऐसा क्या लेना चाहिए सहरी में और इफ्तार के दरमियान की मतलब हाइड्रेशन को हम मेंटेन कर सकें? सहरी में, खास तौर पे सहरी में ऐसी क्या चीज़ें होनी चाहिए? इफ्तार का तो आपने बताया था कि जो डिहाइड्रेशन है भी वो हम चिया सीड से या डिटॉक्स वाटर जो आपने बहुत अच्छी उसकी रेसिपी बताई हम्म है, उसको हम फॉलो करेंगे तो उससे जो है वो हमारी हाइड्रेशन अच्छी हो जाएगी। लेकिन सहरी में हम्म ऐसा क्या होना चाहिए? क्या ऐसी स्पेसिफिक चीज़ है जो पूरा दिन आपको हाइड्रेट रखे? अच्छा, सहरी में ना 3-4 बातों को आप मद्देनजर रखें। एक तो ऑयली पराठा और इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। दूसरा ये है कि अगर आप चाह रहे हैं कि पूरा दिन हाइड्रेट रहें तो आप दही और उसके अंदर भी आप चिया सीड जो है ना आप सोक करके रख दें तो 1 टेबलस्पून जो सोक किए हुए हैं वो डाल लें। उससे ये होता है कि चिया सीड आपके अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन करवा देते हैं। मतलब वाटर रिटेंशन आपकी बॉडी में रहती है और आपको काफ़ी देर तक वो फ्रेश फील करवाते हैं और आपको ये फील नहीं होता कि आपको प्यास लग रही है। और दही एक बहुत अच्छा सोर्स है, प्रोबायोटिक है, तो आपको उसके साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है, आपको इस तरह लेना चाहिए। तो इससे आपको जो एक पानी की है तलब वो भी नहीं होती और डिहाइड्रेशन भी नहीं होती। दूसरा ये कि चाय चाय की कंजप्शन थोड़ी कम कर दें। अगर आपको बहुत ज़्यादा मतलब ये हो रहा है कि कुछ लोग होते हैं चाय के बगैर नहीं रह सकते, तो फिर आप जो है वो बड़े कप की बजाय छोटे कप पे रमज़ान में शिफ्ट हो जाएँ कि आप छोटा कप पिएँ। क्योंकि हमें आदत है पाकिस्तानियों को कि एक बहुत बड़ा मग हो तो हमें वो फीलिंग ऑफ फुलनेस मिलती है कि हाँ, हमने चाय पी है और हमें खुशी होती है कि हाँ, हमने चाय पी है। तो आप उसको थोड़ा कम कर दें तो आप ये देखेंगे कि आपको फ्रेशनेस भी फ़ील होगी और आपको बार-बार प्यास भी नहीं लगेगी और आपको डिहाइड्रेशन भी नहीं होगी। और ठीक है, दूसरा ये ये कि जो है अफ्तारी से लेकर और जो तरावियों का टाइम है ना उसमें वो अपनी वाटर इनटेक बहुत अच्छी रखें। तो इससे भी आपको जो जब आपकी वाटर इनटेक अच्छी रहेगी तो आपकी सहरी में और ओवरऑल रोजे में आपको जो है ना वो ताकत मिलती रहेगी, हिम्मत मिलती रहेगी और डिहाइड्रेशन फील नहीं होगी। ठीक हो गया। आप ये तो आपने बताया था कि सहरी में जो है वो हम चिया सीड्स ले सकते हैं, दही ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं एक डायटीशियन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाह रहा हूँ कि आपके हिसाब से कोई जो शुगर का मरीज़ है, उसके लिए आइडियल सहरी क्या होनी चाहिए? सर सबसे पहले तो मैं अपने मतलब पेशेंट्स को कहती हूँ कि अपनी सहरी में सबसे पहले तो उनकी फाइबर होना चाहिए, प्रोटीन होनी चाहिए और प्रोबायोटिक होना चाहिए, एंड पे कार्ब्स होने चाहिए। मतलब एक बैलेंस्ड मील हो जिसमें अगर मैं हम सिंपल जुबान में करें तो उनकी जो प्लेट है ना उसमें सबसे पहले फाइबर होना चाहिए। लाइक वो
कुकम्बर ले सकते हैं, कोई भी वेजिटेबल, या कुक ले लें या स्टीम ले लें, ठीक है। वेजिटेबल का पोर्शन होना चाहिए। प्रोटीन पोर्शन इसलिए ऐड करना चाहिए कि बहुत देर तक उनको फीलिंग ऑफ फुलनेस देती है। तो वो कबाब की फॉर्म में हो सकता है, वो अंडे की फॉर्म में हो सकती है, वो कीमा बना हुआ हो सकता है, या वो शामी कबाब हो सकते हैं, या ये हो सकता है कि कोई ना कोई मीट का उन्होंने सालन बनाया हो, वो इस फॉर्म में ले लें। फिर उसके बाद जो है अपनी डाइट में, जिस तरह मैंने आपको दही कहा, दही जरूर ऐड करनी चाहिए, क्योंकि ये एक प्रोबायोटिक सोर्स होता है। ये जो आप अक्सर देखते हैं कि पेशेंट हमें शिकायत करते हैं कि खाना हजम नहीं हो रहा, यूं लगता है कि सीने में जलन हो रही है, क्योंकि सहरी करके वो सो जाते हैं। सहरी करके मतलब एक होता है कि नमाज पढ़ी, कुछ लोग तो यूं करते हैं कि सारी रात जागते हैं कि सहरी कर लें उसके बाद हम सोएं, तो उनको ये साइन एंड सिम्टम्स आ रहे होते हैं। तो बेहतर है कि आप प्रोबायोटिक अपनी डाइट में ऐड करें कि गुड बैक्टीरिया अपने स्टमक को दें। और तीसरा, आप कार्ब्स आपने नहीं छोड़ने। लोग ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि रोटी चावल छोड़ देते हैं ये देखने के लिए, लेकिन आप रोटी चावल कब तक छोड़ेंगे? जैसे ही आप छोड़ेंगे तो आपकी जो इंसुलिन है वो स्पाइक जो है वो इंसुलिन लेवल स्पाइक होना शुरू हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप जो है वो अपनी डाइट में उसको कार्ब्स को जो है ना वो ऐड जरूर करें, लेकिन उनका पोर्शन एक लिमिटेड होना चाहिए। तो आपका मील प्लेट इस तरह की, जब मील प्लेट एक पेशेंट की होती है ना, तो उसको पूरा दिन जो है वो मतलब एक बहुत ज्यादा अच्छा उसका रोजा भी गुजरता है, उसको भूख भी नहीं लगती और वो एनर्जेटिक फील करते हैं। तो मैं अपने जितने भी डाइट प्लान्स बनाती हूँ, आपको पता है कि पेशेंट टू पेशेंट वेरी होता है, तो उनकी बिल्कुल। जो कैलोरीज इनटेक होती है वो इस तरह डिजाइन करती हूँ कि उनको भूख भी ना लगे, उनको रोजे तक जो हाइपोग्लाइसीमिया में पेशेंट चला जाता है ये भी ना हो, और एक पूरा पैकेज उनके पास हो, ताकि वो सहरी में अपना सारा कुछ लें, ताकि उनकी जो रोजा है ना वो बहुत अच्छा गुजरे। चलिए, बहुत अच्छी बात बताई कि हमारे जो सीक्वेंस होना चाहिए, फाइबर, प्रोटीन, प्रोबायोटिक्स और एंड में कार्ब्स होनी चाहिए। इन कार्ब्स को आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, जैसे आपने बताया। और हम्म। जिस तरह आजकल चल रहा है कि बिल्कुल रोटी चावल छोड़ दें या बिल्कुल कार्ब्स छोड़ दें, तो मैं अपने मरीजों को यही कहता हूँ, और यकीनन आप भी यही कहती हैं, कि आप ऐसी डाइट करें जो आप लॉन्ग टर्म चला सकें। शॉर्ट टर्म बिल्कुल के लिए ऐसे आपने ही है। बड़ा वो कर दिया कि नहीं, मैंने जो है वो कंट्रोल कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। जैसे ही आप अपनी रूटीन पे दोबारा आते हैं तो वो चीज़ें खराब हो हम्म। जाती हैं। तो सर, बहुत अच्छी आज बात ही मैं आपने एक बताई। पेशेंट की कंसल्टेशन कर रही थी, तो वो जी। उन्होंने मुझे यही बताया कि उन्होंने कोई प्रोग्राम ज्वाइन किया जिसमें रोटी चावल उनको छुड़ा दी गई। देन उन्होंने 2 महीनों बाद रिवर्स तो कर लिया, बाद में उन्होंने कहा कि चले अब तो रिवर्स हो गया HbA1c, तो मैं थोड़ी सी राइस ले लेता हूँ। तो जैसे ही उन्होंने राइस लिए तो इतनी ज्यादा उनकी शुगर जो है वो 400 पे पहुंच गई। तो वो फिर बहुत परेशान हुए। फिर मैंने उनको यही बात समझाई कि हम इंसान हैं, हम कब तक छोड़ सकते हैं। आप किसी के घर जाते हैं या आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ता है, तो आप उस चीज की अपनी बॉडी में आदत तो रखें। तो फिर यही है कि आप बैलेंस डाइट लें, और इस तरह के पेशेंट जो बिल्कुल छोड़ देते हैं, तो मेजॉरिटी उनकी किडनी के इश्यूज और लिपिड प्रोफाइल उनकी डिस्टर्ब हुई होती है। वो टेम्परेरी HbA1c को रिवर्स करने के चक्करों में बाकी चीजें अपनी खराब कर लेते हैं। बस यही है ना, पेशेंट कहता है कि हमारी शुगर ख़त्म हो गई है, तो बाद में जब हम्म। वो उस पे आते हैं तो हम कहते हैं यार शुगर आपकी वो टाइमिंग रिवर्स हो गई थी, लेकिन जहाँ आपने हम्म। दोबारा ये चीज़ें खाना शुरू की तो शुगर जो है वो आपकी फिर कंट्रोल से बाहर हो गई है। तो सर, हमारी बात कोशिश ये है यही ना कि होती है। अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस बिल्कुल सही। हमारे मुल्क में नहीं है, और उनको वो कहते हैं ना, पंजाबी में कहावत है कि जिसने जिस तरफ लगाया, मुझे पंजाबी में ट्रांसलेट करने नहीं आ रहा, हम उसी तरफ चले जाते हैं। तो बिल्कुल सही। ये चीज बहुत ज्यादा है कि जिसने जिस हमारी कौम को जिस साइड पे लगाया, वो ये नहीं देखते हुँ। कि वाकई आया वो बंदा वही है जो वो बता रहा है कि वो, मतलब जिस तरह डायबिटोलॉजिस्ट है, वो माहिर ग़िज़ाइयत है, वो न्यूट्रिशनिस्ट है या डाइटिशियन है, वो ये उनका कंसर्न नहीं है। उनका कंसर्न ये है कि बस इस बंदे ने बता दिया, इसको शफा होगी तो मुझे भी हो जाएगी। मुझे भी हो जाएगी, और यही होता है। आज ही हम डिस्कस कर रहे थे कि एक पेशेंट आया, वो कह रहा था कि वो एक ब्लड प्रेशर की दवा ले रहा था। मैंने कहा आपको किसने लिख के दी? बोला ये मेरी पड़ोसन लेती थी, उसको इससे हुँ, फ़ायदा हो गया तो फिर मैं भी ले रही हूँ। मैंने तो ये वाला मुझे भी मामला हो गया। बिल्कुल है। और जब तक हुँ, आप हुँ। अपनी चीज़ों को सीरियस नहीं लेंगे, अपनी अवेयरनेस को बेहतर नहीं करेंगे, हुँ, चीज़ों हुँ। को समझेंगे नहीं कि आपके लिए क्या बेहतर है। हर पर्सन की बॉडी जो है वो अलग लैंग्वेज बोल रही होती है। तो उसको समझना आना चाहिए कि मेरी बॉडी की क्या लैंग्वेज है। तो अगर वो आप समझ बिल्कुल गए ना तो ऐसे, फिर आप अपना बहुत प्रॉपर से इलाज कर सकते हो। बिल्कुल दूसरा, ऐसे। अब सहरी का तो आपने बता दिया। अब मुझे ये बताएँ कि इफ्तार
का क्या प्लान होना चाहिए? क्योंकि हम देखें शहरी में फिर भी लोगों का पेट भरा हुआ होता है, वो ज़्यादातर वो अंडे खा रहे होते हैं या हुँ, ज़्यादातर हुँ। चाय पी ली और इससे ज़्यादा वो नहीं ले रहे होते। कुछ की रूटीन होती है जो सालन और रोटी ले रहे होते हैं। लेकिन हुँ, हुँ। इफ्तार का जैसे टाइम आता है तो इफ्तार करते ही पहले खजूर से फिर उसके बाद हुँ, रूह अफ़ज़ा हुँ। पीना है या टैंग पीना है, फिर उसके बाद हुँ, हुँ। फ्रूट खाना है, फिर उसके बाद डीप फ्राई हुए हुए पकोड़े और ये सारी चीज़ें खानी है, फिर उसके बाद चावल खाना हुँ, हुँ। खाना है और पता नहीं क्या-क्या चीज़ें होती हैं मार्केट में और बड़ी बदनसीबी ये है कि जो चीज़ें पूरे साल नहीं मिलती ना, वो रमज़ान में अवेलेबल होती हैं। जी, बिल्कुल जंगली ऐसा ही है। जंगली फ़ालूदा हमारे कराची में तो जंगली फ़ालूदा बड़ा फ़ेमस है। फिर ऐसी बहुत हुँ, सारी ऐसी हुँ। स्वीट डिशेज़ हैं। फिर हुँ, हुँ। रबड़ी और मालपुरे और पता नहीं क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो रमज़ान हुँ, में आ हुँ। जाती हैं। तो एक आइडियल सहरी तो हमने डिस्कस कर ली, एक आइडियल इफ्तार क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट के लिहाज़ से आप पूछ रहे हैं ना सर, तो ये देखिए जान है तो जहान है। ये चीज़ें हमारे जो पेशेंट है ना उनको समझनी चाहिए कि अगर उनकी तबीयत ख़राब होती है ना तो उनकी वज़ह से उनका पूरा घर डिस्टर्ब होता है। तो उनको ये बात जो है ना वो समझनी चाहिए बट पेशेंट नहीं समझते क्योंकि वो दस्तरखान सामने आया होता है तो वो समझते हैं कि बस थोड़ा खा लें तो क्या हुआ थोड़ा-सा मैं भूखा था पूरा दिन, तो मैं ये थोड़ा-सा खा लूँगा तो कोई मसला नहीं होगा। तो सबसे पहले पेशेंट अपने आप से वादा करे कि भई मैंने अपने लिए अपनी सेहत को ठीक करना है, ना कि किसी दूसरे के लिए। दूसरी बात ये है कि जब भी दस्तरखान पे बैठी तो वो दस्तरखान से वो चीज़ें चुनें जो उनकी हेल्थ के लिए बेहतर है। और सबसे पहले मैंने आपको बताया कि वो नींबू पानी पिएँ, नारियल पानी बहुत अच्छा होता है। अगर नारियल पानी आपको पता है कि अगर मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं मिल रहा तो ज़रूरी नहीं है कि मैंने कह दिया तो ढूँढ के ले आएँ। तो नारियल पानी अगर मिल रहा है तो वो ले आएँ। चिया सीड वाटर आपको पता है तुख्मलंगा पानी तुख्मलंगा तो एक कॉमन चीज़ है, हर जगह हर पंसार की शॉप पे आपको ईज़िली अवेलेबल है। तो वो आप अगर 50 का भी लेकर आते हैं तो मुझे लगता है पूरा महीना वो आपका चलेगा। आपने 1 चम्मच अगर उसको भिगो दिया तो वो इतने ज़्यादा फूल जाते हैं कि आप उसको मतलब 3 से 4 रेसिपी में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप तुख्मलंगा का पानी से आप रोज़ा इफ्तार करें, फिर उसके बाद आप देखिए कि अगर आपका बहुत पकोड़े और समोसे खाने का दिल कर रहा है, तो आजकल मार्केट में होल व्हीट जो आप देखिए होल व्हीट उसके ऊपर लिखा होता है कि होल व्हीट ये जो है पट्टी है। तो आप उसके अंदर चिकन और वेजिटेबल के स्टफिंग डालकर तो आप उसके जो है एक छोटा जो है समोसा ले सकते हैं। आप उसको एयर फ्राई करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आप उसको स्टीम करना चाहते हैं तो आप वो सॉरी अगर आप फ्राई करना चाहते हैं तो आप नॉन स्टिक पैन में हल्का-सा ऑयल ग्रीस करके तो आप उसको ले सकते हैं। फिर आप उसके साथ जो है वो पकोड़े भी 1 या 2 आप पकोड़े लेकिन उसमें आलू ना डला हो और जैसे हम बेसन का चीला आपको पता है हम खुद अपने पेशेंट्स को देते हैं कि बहुत अच्छा है। तो अगर आप उस काइंड में पकोड़े ले सकते हैं 2 या 1, एक आप साथ जो है वो ले लें, क्या नाम है समोसा। तो इस तरह आप लेकिन ये नहीं करें कि आज आपने पकोड़े लिए तो साथ आप समोसा भी ले लें, नहीं। आप एक दिन पकोड़े ले लें अपने दिल की तसल्ली के लिए, अगले दिन जो है वो आप जो है ना वो समोसा ले लें। साथ आप चना चाट ले सकते हैं, आप लोबिया चाट ले सकते हैं, वो तो आपके लिए हेल्दी है। तो आप अपने लिए वो चीज़ें चुनें या आप चिकन सलाद बना सकते हैं या आप उसके साथ कबाब ले सकते हैं। तो आप अपनी ये एक हो गया अफ्तारी की जो पहली डिश है आप वो। फिर उसके बाद आपको पता है कि हमारे में एक प्रॉपर होता है कि खाना भी खाना है। तो फिर उसके बाद जब अगर आपने खाना खाना है तो उसमें रोटी की मिकदार अगर आपने सुबह पूरी रोटी ली है तो 60 ग्राम की, तो शाम में आप उसको 40 ग्राम की कर दें कि 40 ग्राम की आपकी रोटी होनी चाहिए। साथ आपके को जो भी वेजिटेबल या जो भी सालन बना हुआ है जिस तरह दाल बनी हुई है तो आप 1 कप दाल ले लें, 1 कप आप जो है वो मतलब अगर वेजिटेबल है तो वो ले लें। अगर आपको मीट का कोई सालन है तो आप उसको जो है वो हाफ कप कर दें। लाइक अगर कीमा है तो वो आप हाफ कप कर दें और अगर वैसे मीट का सालन है तो आप 2 मीट्स उसमें से ले सकते हैं, सूप वाला है या कुछ है। साथ आप उसके एक पूरा बाउल सलाद का भर के लें। इस तरह अगर आप बैलेंस डाइट लेके चलेंगे ना तो आपकी शुगर स्पाइक होगी, ना ही आपकी शुगर लो होगी और आपको एनर्जी भी मिलेगी, आप फीलिंग ऑफ फुलनेस भी फील करेंगे और आप ज़्यादा एक्टिव होंगे एज़ कम्पेयर टू आप जब जितना फ्राइड आइटम्स या फ्राइड चीज़ें लेते हैं तो आपने देखा होगा कि सुस्ती भी उतनी होती है, तरावी पे जाने का भी इंसान का दिल नहीं कर रहा होता क्योंकि ग्लूकोज लेवल जो होता है ना वो उस टाइम पे आपका स्पाइक हुआ होता है। तो इसलिए आप जो है इस तरह की बैलेंस डाइट लें ताकि आपकी तबीयत जो है ना वो बेहतर रहे।
ठीक हो गया, ये बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि अक्सर लोग हमने देखे हैं कि वो जब इफ्तार करते हैं ना, तो इफ्तार के फ़ौरन बाद ही सो जाते हैं कि अभी आधे घंटे बाद मैं हम्म तरावी पढ़ने जाऊँगा। तो इसमें हम्म कहीं न कहीं रोल कार्ब्स का भी होता है कि वो इतनी कार्ब्स ले लेते हैं कि उनको फ़ौरन नींद आ रही होती है, क्योंकि ग्लूकोज़ की जी, जब बहुत तेज़ी बिल्कुल से ऐसे स्पाइक मैंने होती आपको है। बताया ना, जी, एडिशनल कैलोरीज जैसा रूह अफ़ज़ा हो गया, जैसा केचअप नहीं होगी तो भई दस्तरख़्वान इनकम्प्लीट है, जैसे मायोनीज़ नहीं होगी। आजकल तो मायोनीज़ के इतने उन्होंने वैराइटीज़ निकाल दी हैं, चिली मायोनीज़, डिफरेंट मायोनीज़। मैं उनको पेशेंट को कहती हूँ, आप पीछे पढ़ें, उसमें उन्होंने साफ लिखा होता है कि इसमें इतने इतने ग्राम शुगर है, तो आप वो शुगर इनटेक कर रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि आप नहीं ले रहे, बट आप ले रहे हैं, और वो आप एक्स्ट्रा कैलोरीज़ भी अपने अंदर डाल रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो कुछ क्वेश्चन करना चाहें तो वो ज़रूर कर सकते हैं। हम ये जैसे ये क्वेश्चन पूरे होंगे तो फिर आपके क्वेश्चंस लेंगे। तो अच्छा, इसमें एक और टर्म है जो बड़ी आजकल चल रही है, बल्कि कुछ सालों से ही चल रही है, इंटरमिटेंट फास्टिंग, ठीक है? हुँ, हुँ। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग और जो रमज़ान की जो हमारी फास्टिंग है, उसमें क्या फ़र्क है? क्या चीज़ जो है ना वो, मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग बेहतर है या ये बेहतर है? इसके बारे में कुछ सर बताएँ। देखिए, बीइंग अ मुस्लिम, हमें हमारे लिए तो रमज़ान सबसे बेहतर है, क्योंकि इसमें आप भी मतलब साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि सारे हमारे जितने भी सेल्स हैं वो रिपेयर होते हैं, अल्लाह ताला ने ये बनाया ही इसलिए है ना। तो और वैसे भी जो रमज़ान के रोज़े हैं वो आपको रूहानी ताकत भी देते हैं और आपको वीकनेस भी फ़ील नहीं करवाते। आम से आम बंदा, बहुत वीक बंदा भी अगर हम देख रहे हो ना कि यार ये रोज़ा नहीं रख सकता, ये तो बहुत कमज़ोर है, लेकिन उसको भी अल्लाह ताला ताकत देते हैं। तो और ये एक हमारा मतलब वो है कि दीन से प्यार है और मोहब्बत है कि हम रोजे के बगैर नहीं रह सकते। और जब अगर हम इसको, मतलब अल्लाह ताला खुद हिम्मत देते हैं कि आप पानी की प्यास भी बर्दाश्त कर सकते हैं, वरना आप देखें कि एक आम आदमी, उसको आपको हो चाहे वो डायबिटीज पेशेंट नहीं भी हो, उसको आपको हो कि आपने दिन में पानी नहीं पीना, उसको आप ये इंस्ट्रक्शन दे दें, तो उसका दिमाग बार बार उसको सिग्नल देगा कि तुमने पानी पीना है। और वो जब तक नहीं पी लेगा, उसको जो है ना रिलैक्सेशन फील नहीं होगी, वो बेचैनी में रहेगा कि नहीं मुझे पानी पीना है, किसी भी कीमत पे मुझे पानी पीना है। तो ये चीज, जस्ट वेट अ सेकंड सर। आ जाए पापा। अच्छा, हम यही बात कर रहे थे कि रमज़ान के जो रोज़े हैं, और उसके साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग की, तो वैसे बेसिकली फ़र्क क्या है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप लिक्विड्स ले सकते हैं, और ये समझें एक तरीके की लिक्विड फास्टिंग होती है। लेकिन जब रमज़ान की हम बात करते हैं तो रमज़ान की जो फास्टिंग होती है वो ड्राई फास्टिंग होती है। तो उसी पे मिस ज़री मज़ीद हमें बताएँगी। जी सर, जिस तरह इंटरमिटेंट फास्टिंग है ना, उसमें यही है कि आपके जो ईटिंग विंडो होती है वो आप खुद सेलेक्ट करते हो, और आपकी फास्टिंग विंडो भी आप खुद सेलेक्ट करते हो। जिस तरह वो आपकी कैपेसिटी पे होता है कि एक पेशेंट है, वो चाह रहा है कि मैं 8 से 16 घंटे की, मतलब 16 घंटे की वो फास्ट करेगा और 8 घंटे में वो खाएगा। इतना उसका स्टेमिना है। कुछ पेशेंट होते हैं वो 10-10 घंटे की करते हैं, कुछ होते हैं जो 12-12 घंटे की रखते हैं कि 12 घंटे जो है वो नहीं खाएंगे और 12 घंटे खाएंगे। अच्छा, इसमें एक चीज ये है कि इसमें जो होता है ना कि आपकी नॉन ईटिंग विंडो, उसमें आप पानी भी पी सकते हैं, आप जो है वो कॉफी भी पी सकते हैं, आप ग्रीन टी भी पी सकते, जो 0 कैलोरीज वाली लिक्विड है ना वो आप ले सकते हैं। तो उसमें ये होता है कि वो पेशेंट जो है उसको अगर हाइड्रेशन उसको मिलती रहती है। लेकिन अगर आप रमजान में देखें कि वो तो जो आपका फास्ट है उसमें आपने पानी भी नहीं पीना। तो ये इन दोनों में ये डिफरेंस होता है। अच्छा, इंटरमिटेंट फास्टिंग एक टाइम पे जाकर जो है वो बिल्कुल स्टक हो जाती है, क्योंकि उसमें ये होता है बहुत देर तक, क्योंकि फिर बॉडी आपकी उस चीज से यूज टू हो जाती है। लेकिन जब आप शुरू शुरू में उसको फॉलो करते हैं तो उसके बेनिफिट्स आपको ये मिलते हैं कि कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है, तो मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाता है, कैलोरीज उनकी बर्न होना शुरू हो जाती है, वो लाइट लाइट फील करना शुरू कर देते हैं। किसी का वेट बिल्कुल स्टक होता है तो वो इंटरमिटेंट फास्टिंग को मतलब करते हैं। लेकिन एक टाइम पे वो जाकर मतलब बिल्कुल स्टक हो जाता है, क्योंकि बॉडी उस चीज की अडेप्टेशन कर लेती है। इसलिए आप अगर देखें तो अल्लाह ताला ने भी 30 रोजे रखे हैं, 29 या 30, इससे ज्यादा नहीं। तो इसलिए मेरे लिहाज से इंटरमिटेंट फास्टिंग आप एक टाइम के लिए करें, लेकिन ज्यादा देर उसको कंटिन्यू ना करें। और रमजान के रोजे जब अल्लाह ताला ने दिए हुए हैं तो फिर आप
आपको ज़रूरत नहीं है। आप रमज़ान के रोज़ों को ही जो है ना वो फ़ोकियत दें। बहुत से पेशेंट जो हैं बहुत सी डायटीशियन मैंने देखा है कि वो डायबिटीज़ पेशेंट को भी इंटरमिटेंट फास्टिंग पे ले जाते हैं। और रिसेंटली एक पेशेंट आया था, बहुत नामवर जो है वो डायटीशियन है, मैं नाम नहीं लूँगी, और जब मुझे पता चला मैंने कहा उन्होंने आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग पे, जी, उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी जो डायबिटीज़ है वो रिवर्स हो जाएगी और आपको जो है ना इंटरमिटेंट फास्टिंग पे रहना चाहिए। तो क्या आपको लगता है डॉक्टर यामीन कि डायबिटीज़ रिवर्स होती है इंटरमिटेंट फास्टिंग से? देखिए लॉजिक इंटरमिटेंट उसका मुझे फास्टिंग समझ जी, नहीं आया। इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर आप साथ में जो है वो जैसे आजकल चल रहा है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग सिर्फ अकेले नहीं होती, कीटो डाइट के साथ होती है। हुँ, लेकिन और कीटो डाइट क्या है कि आप टोटल जो है ना फैट और हाई फैट और लो कार्ब डाइट ले रहे होते हैं, ठीक है ना, और अच्छा खासा फैट हुँ, होता है हुँ, उसमें। और हुँ, कीटो हुँ, डाइट का सबसे बड़ा मसला ये बहुत अच्छी, वैसे तो अगर है, मैं कहूँ तो बहुत अच्छी चीज़ है ये, अगर कीटो और इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। लेकिन ये लाइफ स्टाइल है, इसको आप मतलब ये नहीं हुँ, 1 महीने हुँ, के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप टोटली अपनी बॉडी के फ्यूल को कीटोन्स पे ले आएंगे, ठीक है ना, मतलब हुँ, आपकी हुँ, जैसे पेट्रोल और सीएनजी की बात कर रहे होते हैं ना, कि गाड़ी हम पेट्रोल से हुँ, हुँ, सीएनजी पर लेकर आ गए या पेट्रोल से हाई ऑक्टेन पे लेकर आए। मैं कंसिडर कर लेता हूँ कीटो डाइट बहुत अच्छी है, हम क्या कह रहे हैं कि पेट्रोल से हाई ऑक्टेन पे आ गया। अब वो हाई हुँ, ऑक्टेन पे आने के बाद दोबारा जब पेट्रोल पे लेके आएंगे ना, तो गाड़ी आपकी आवाज करना शुरू कर देगी। इसी हुँ, तरह अगर आप कीटो डाइट से दोबारा कार्ब वाली या पोर्शन कंट्रोल डाइट पे आते हैं, तो सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आपकी जो खून की नालियां हैं वो सख्त हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं हुँ, हुँ, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। तो अगर वो कीटो हुँ, हुँ, डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा है, बाजायर तो डायबिटीज रिवर्स कर लेगा अपनी, लेकिन जहां वो अपनी रूटीन में दोबारा आया तो फिर वही बात है कि वो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस भी हो जाएगी, क्योंकि आप दोबारा उस फ्यूल को चेंज कर रहे हैं। बॉडी उस चेंजेस को जो है ना वो इस तरीके से लेती है कि हुँ, आपकी खून की नालियों को सख्त कर देती है। हुँ, तो हुँ, मैं तो पर्सनली इसको रिकमेंड नहीं करता। हाँ, अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं और आप ज़्यादा फैट नहीं ले रहे, आप जो है वो जैसे कुछ करते हैं, मैं कुछ पेशेंट्स को जानता हूँ जो ओमेट करते हैं, 1 मील अ डे डाइट। 1 मील अ हुँ, डे हुँ, डाइट क्या होता है कि वो 23 घंटे भूखे रहते हैं, यानी 23 आवर्स हुँ, की हुँ, फास्टिंग और करते हैं एक और 1 आवर हाँ, में एक खाना खाते हैं और एक ही मील लेते हैं। तो वो पेशेंट हुँ, जो है, लेकिन उनका ये है कि उन्होंने लाइफ़स्टाइल बनाया हुआ है। और ये हुँ, अंग्रेज़ों की निकाली हुई टर्म्स है ना, अंग्रेज़ जो है वो क्या करता है, वो फिर बड़ा डिसिप्लिन्ड होता है। आप उनमें हुँ, क्या है, हम अगर आज हमने कीटो स्टार्ट कर दी, इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट कर दी, 1 मील अ डे डाइट लेना शुरू कर दी, तो आप जो है वो हुँ, 3 महीने, 4 महीने तक भी सस्टेन कर जाएँगे। 5वें महीने आपकी वालिदा ही आपको बोलेगी कि बड़ा कमज़ोर हो गया है, दोबारा ये चीज़ें खाना हुँ, शुरू करो, ये वो। और जब आप उस रूटीन पे आएँगे, ऐसे ही तो आप उससे वर्स्ट कंडीशन में आ जाएँगे। हुँ, ठीक है, तो हुँ, बज़ाहिर तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है, अगर आप साथ में कीटो ले रहे हैं या लो कार्ब डाइट ले रहे हैं, हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं और इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, तो बज़ाहिर तो आपको फ़ायदा दे सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप इसको सस्टेन नहीं कर सकते। और हुँ, दूसरा हुँ, जो बात है कि जैसे अगर जनरल गाइडलाइन की हम बात करें, तो 0.8 ग्राम पर केजी प्रोटीन चाहिए हमें। हर हुँ, इंसान को जो है डेली खाने में 0.8 ग्राम पर केजी चाहिए। अगर वो 100 किलो का बंदा है तो उसे 80 ग्राम प्रोटीन लेना है, ठीक है? और हुँ, कुछ रिकमेंडेशंस कहती हैं कि आप 1.6 ग्राम तक प्रोटीन देंगे। तो अगर बिल्कुल वो ऐसा बंदा ही। 100 केजी का है तो उसको 160 ग्राम आपने प्रोटीन देना है। तो जब आप इतना हुँ, फास्टिंग करवा रहे हैं, तो आप 160 ग्राम उसका कैसे पूरा करेंगे? या हुँ, 100 ग्राम बिल्कुल, जो है वो प्रोटीन कहाँ से पूरा करेंगे? तो ये बिल्कुल बड़ा ऐसे मसला ही। होता है कि आप बाज़ाहिर तो ये कर रहे हैं कि वेट लॉस कर रहे हैं, लेकिन उस वेट लॉस में सिर्फ फैट नहीं जा रहा होता, आपका मसल मास भी जा रहा होता है। मसल्स तो मास जहाँ भी पे जा रहा मसल होता है। मास जी। चला गया, जितना मसल मास आपका कम होगा, उतने आप ससेप्टेबल हो, उतने आपको चांसेस हैं कि आपको जो है वो बीमारियाँ लग सकती हैं। हुँ, तो अपना हुँ, मसल मास बचाने के लिए आपने अच्छा प्रोटीन लेना है और अच्छी एक्सरसाइज करनी है। और ख़ास तौर पे बिल्कुल स्ट्रेंथ ऐसे। ट्रेनिंग मैं बड़ा जिस पे फ़ोकस करता हूँ कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सर करें, ज़रा कीटो स्ट्रेंथ पे ट्रेनिंग करें। एक दफ़ा ये भी पेशेंट को बता दें कि कीटो करने से और एकदम से शिफ्ट होने पे तो जो किडनी के और लीवर के, क्योंकि हम कीटो प्रॉपर वैसी नहीं करते जैसे नहीं करते। गाइडलाइंस होती हैं, हम अपने लिहाज से कीटो डाइट करते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा क्योंकि पाकिस्तानी वो गोरों के लिए ही है, वो हमारे लिए नहीं बनी हुई। लेकिन अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो उसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो भी ज़रा पेशेंट्स को बताएँ जो आपके पास और मेरे पास आते हैं। अच्छा, मसला ये है कि हम जो कीटो डाइट कर रहे होते हैं, हम उसको कहते हैं देसी कीटो डाइट। तो जो देसी बिल्कुल कीटो ऐसे। डाइट कर रहे होते हैं ना, उसने उसमें फिर हम अपने लिवर को भी नुकसान दे रहे होते हैं, हम अपनी किडनीज़ को भी नुकसान दे रहे होते हैं। और जहाँ आप लिवर और किडनीज़ पे आपने ज़्यादा लोड डाल दिया, और बिल्कुल सबसे ऐसे। बड़ा मसला जो आता है ना, देखें, कीटो डाइट में भी और इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी ये है कि सबसे पहले तो आप कीटो से खुद को अडैप्ट करते हैं।
ये बहुत बड़ा हुँ। टॉपिक है हमारा, आज का लाइव बहुत लंबा होने वाला है। तो जी, कीटो जी। से जो है ना, कीटो में क्या होता है कि फैट से आप खुद को अडैप्ट करते हैं, ठीक है? अब हुँ, आपकी बॉडी जो है ना वो सिर्फ़ फैट ले रही है, ठीक है? उसके बाद आप हुँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग पे आते हैं। अब जब हुँ, आपने रिवर्स किया तो वही फैट जो है ना, जो आपकी बॉडी में पड़ा हुआ है, वो आपके विसरास पे जाके जमा हो जाता है। विसरा क्या है? हुँ। हार्ट, किडनी, लिवर, तो बिल्कुल है। फैटी लिवर हो जाता हुँ, है। हार्ट पे अगर ये चला गया, खून की नालियों में चला गया, तो ये आपको हार्ट अटैक हुँ। बहुत जल्दी करवा देगा। दिमाग के जो खून की नालियाँ सप्लाई करती हैं, वहाँ चला बिल्कुल गया तो ये ऐसे। आपको फ़ालिज करवा सकता है। तो ये जिगर में, गुर्दे में, दिल में, जहाँ-जहाँ ये जा रहा है, वहाँ-वहाँ जो है ये इफ़ेक्ट देगा। तो जहाँ वो इफ़ेक्ट देगा, हुँ, फैटी लिवर हो गया, तो फैटी लिवर भी अगर ऐसी कंडीशन हो गई, एसजीपीटी आपका बहुत बढ़ गया, तो आपका हुँ, लिवर फ़ेल तक हो सकता है। ठीक है? गुर्दों पे हुँ, चला गया, तो गुर्दों के आपके लिवर रीनल फंक्शन टेस्ट को अफ़ेक्ट कर सकता है। हार्ट पे चला गया तो ये हार्ट अटैक भी। और अगर आप एक बंदा है वो पैदल चल रहा है या भाग रहा है, और मतलब उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, और अगर उसको आप 10 केजी का बैग पहना दें और फिर भगाएँ, हुँ। तो आप दिल के ऊपर अगर इतना फैट आके डिपॉज़िट हो जाए और फिर उसके बाद आप उसको भगा रहे हैं, हार्ट को बीट करवा रहे हैं, तो उसको कितना ज़ोर लगाना पड़ रहा है आपको नहीं पता। तो यही ऐसे है ही कि अगर बिल्कुल। आप लाइफ़स्टाइल इसको बनाते हैं तो फिर ठीक है, कि फिर आप कभी भी कार्ब्स पे नहीं आएँगे। फिर तो कार्ब्स हुँ, आपने लेनी ही नहीं है। लेकिन ये 1 या 2 बंदा कर सकता है, पूरी पाकिस्तानी अवाम में ज़्यादा लोग नहीं कर सकते हैं। तो फिर जब हुँ, आप ये हुँ। ज़्यादा लोग नहीं कर सकते हैं, तो आप वो चीज़ करें जो हर बंदा सस्टेन कर सके। केवल बिल्कुल आप ऐसे ही। प्रोसेस्ड फूड को ही अपनी लाइफ़ से निकाल देते हैं, तो ही आपकी चीज़ें बेहतर हो जाती है। आपकी शुगर बेहतर हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर सही हो बिल्कुल है। जाता है, आपका कोलेस्ट्रॉल बेहतर हो जाता है। तो इस चीज़ को करें ना, हम पहले ही दिन से बोले नहीं भाई, अब तो मैंने इंसुलिन निकालना ही नहीं है। मैंने जो है वो ऐसे कार्ब लेना ही नहीं है। फिर वो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 3 महीने के बाद फिर आपको जो है ना ये प्रॉब्लम कर ये सकता है। चीज़ होती बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ कि हम कमेंट्स से ले लें क्वेश्चन्स, क्योंकि टाइम जी, जी। काफ़ी हो गया है। ठीक है, हुमा अली कह रही हैं कि मुझे इफ्तार के फ़ौरन बाद हेडेक हो जाता है, शुगर लो हो जाती है, क्या करना चाहिए? आप बताएँगी या मैं बताऊँ? आप बताएँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं अच्छा, बताती हूँ। ठीक है, चलो मैं तो आपको ये बता देता हूँ कि इफ्तार के फ़ौरन बाद हेडेक इसीलिए होता है कि आप जब एक फ़ास्टिंग की विंडो से आ रहे हैं और जब आप खाने के टाइम पे सबसे पहले कार्ब्स लेंगे, तो ग्लूकोज़ की स्पाइक आपको हेडेक करवाती है, और ये बहुत कॉमन है। और देखें, जब आप फास्टिंग कर रहे होते हैं ना, ड्राई फास्टिंग में आपका इंसुलिन नहीं निकलता, तो आप इंसुलिन से सेंसिटाइज हो रहे होते हैं आपके सेल। अब जैसे ही आपकी ग्लूकोज स्पाइक हुई तो इंसुलिन रिलीज होगा, और इंसुलिन जो है फौरन से उसको लो करेगा। तो आपकी शुगर भी इसी हुँ, वजह से लो हो रही है और आपको हेडेक भी इसी वजह से हो रहा है। अब हुँ। उसमें डाइटरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो मैडम ज़रिए हमें ज़्यादा अच्छा गाइड कर सकती हैं। अच्छा दूसरा ये है कि बहुत ज़्यादा मतलब आप फ़ास्ट से जब आप उसको तोड़ते हैं, तो एक तो आपको पता है कि हमें वाटर इनटेक अपनी अच्छी रखनी चाहिए क्योंकि डिहाइड्रेशन भी हुई होती है, एक ये भी वजह हो सकती है। दूसरा ये कि ऑयली और फ्राइड आइटम्स वाला वही आपका कॉन्सेप्ट कि आप बहुत ज़्यादा इंसुलिन जो है वो आप अपने उसमें ले आते हैं, तो आपको कार्ब्स आप इतने ज़्यादा खा लेते हैं, तो आपको बेहतर है कि आप उसको अवॉइड करें और आप एक बैलेंस्ड मील लें और दूसरा ये है कि इफ्तार के बाद बिल्कुल आप ढीले होके ना बैठ जाएँ और मैं ये भी नहीं कह रही कि खाना खाने के फ़ौरन बाद आप वॉक के लिए निकल जाएँ। मतलब आप अपनी एक्टिविटी करते रहें मतलब इफ्तार उठाया, बर्तन धोए तो फ़ौरन लेटे नहीं। ये वाला काम जो है ना वो अगर आपने लेटना है तो वो आप तरावी के बाद आप लेटें ताकि आपका जो है खाना वो प्रॉपर डाइजेस्ट हो चुका हो और बढ़िया। स्पाइसी फूड और ऑयली फूड अवॉइड करें काइंडली। ठीक है, बिलाल चौधरी हमसे पूछ रहे हैं कि रमज़ान में वॉक किस टाइम करनी चाहिए फॉर वेट लॉस? अच्छा अगर वेट लॉस करना चाहते हैं तो मैं अपने पेशेंट को कहती हूँ बहुत हार्ड है कि आप अफ्तारी से पहले करें क्योंकि आपको पता है कि उस टाइम पे एक पीक टाइम होता है मेटाबॉलिज्म भी आपका बहुत फास्ट हुआ होता है और आपके अगर आप उस टाइम करते हैं तो आपकी बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न होती है लेकिन उस टाइम पे हिम्मत नहीं होती लेकिन अगर आप में हिम्मत है तो आप उस टाइम जो है ना अपनी वॉक करें और तो आपकी जो है ना कैलोरीज बहुत जल्दी बर्न होती है लेकिन अगर आपके पास नहीं हिम्मत नहीं टाइम तो फिर अफ्तारी और तरावी के बाद क्योंकि तरावी तक आपका खाना जो है वो बिल्कुल मतलब हजम हो चुका होता है तो फिर उसके बाद जो है आप वॉक करें और बहुत ज्यादा तेज कदमों से और जो है ना ब्रिस्क वॉक करें ताकि जो है आपकी कैलोरीज बर्न हो। अच्छा बिलाल चौधरी साहब, अगर तो आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो फिर हम आपको रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप वॉक करें।
आप फिर स्ट्रेंथ हम्म एक्सरसाइज करें, और स्ट्रेंथ एक्सरसाइज ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आप ऐसी कंडीशन में अगर वॉक कर रहे हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपके जो नी है ना, वो वेट बेयरिंग जॉइंट है, आपकी बॉडी का सारा वेट आपकी जो है नीज पे आ रहा होता है। तो हम्म। अगर आप इतने वजन के साथ अगर वॉक करेंगे ना, तो फिर आपकी नीज ये बयाल टाइट हो जाएंगी। चौधरी अच्छा मुझे यहाँ से नजर आ रहा है, ये मेरे पेशेंट हैं और इन्होंने बहुत अच्छा अपना वेट लॉस किया 15 kg मेरे माशाल्लाह, साथ। जबरदस्त। और बीच में आप ये 3 महीने से गायब हुए हुए हैं, क्या पता बढ़ा ले दोबारा से। तभी वो वॉक का पूछ रहे हैं कि 15 kg फिर हाँ लगता है बढ़ गया क्या। हाँ, इनका थोड़ा काम बहुत ज्यादा मुश्किल होता है ना, आउट ऑफ सिटी बहुत ज्यादा रहते हैं, तो शायद इस वजह से। चलिए ठीक है। अच्छा, एक और पेशेंट है, मेरे ख्याल से ये अभी उठे हैं। हम इसका रिप्लाई कर चुके हैं ऑलरेडी, और हमारा सारा यही था। ये कह रहे हैं कि शुगर पेशेंट शहरी में क्या खाए। आप प्लीज वो हमारे काइंडली जगह हमारा लाइव दोबारा जाके देखें, हमने दोबारा बहुत जाके देखिएगा। डिटेल में सहरी के बारे में बताया है, लेकिन फिर भी आपने पूछा तो मैं आपको यही कहती हूँ कि सहरी में आप जो हैं वो फाइबर, प्रोटीन, प्रोबायोटिक और फिर कार्ब्स लीजिएगा। मतलब पहले कोई ना कोई आपकी सलाद का पोर्शन होना चाहिए, दूसरा आपकी प्रोटीन का कबाब की फॉर्म में हो, कीमे की फॉर्म में हो या शामी की फॉर्म में हो, और तीसरा दही आप अपनी डाइट में जरूर ऐड कीजिएगा, और रोटी थोड़ी कम जो आपने सुबह करना है, और ऑयल नहीं लगाएं, पराठा नहीं लें, रोटी लें लेकिन छोटी रोटी लें। चलो ठीक है। थैंक यू सो मच मिस जरिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, और आज का सेशन बड़ा ही प्रोडक्टिव रहा। और मैं फिर बताना चाहता हूँ, अच्छा एक और आ गए हैं, लेकिन बहुत बड़ा सवाल है उनका। चलिए हम उनको ले लेते हैं, थोड़ा समझा देंगे। ठीक है। अब राव सदाकत अली कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आई एम डायबिटिक सिंस 2012, एज 43, हाइट 5.6 एंड वेट 82। रिसेंटली आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल माई डायबिटिक बाय डाइट एंड एक्सरसाइज, therefore I am not taking carbs from last 25 days. Does it worthy or I should change my diet? I am taking only protein and fiber now. ये भी लेट है। चलिए बता दें इनको भी थोड़ा सा ना। नहीं, आप बताएं डिटेल में इनको, अभी आपने इतनी ज्यादा डिटेल में बताया। अच्छा देखें राव साहब, आप जब कार्ब्स बिल्कुल भी इनटेक बंद कर देंगे, और फिर जब आप दोबारा उस पर आएंगे, जो हम पहले ही इसको बता चुके हैं, तो फिर आपकी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आ सकती हैं। ठीक है। और अगर आप फैट पे हैं, या फैट के थ्रू जो है वो अपनी सारी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, तो जैसे ही आप कार्ब्स पे शिफ्ट करेंगे, तो आपकी खून की नालियाँ सख्त हो सकती है, उसको हम कहते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। तो बैलेंस डाइट लें, हमने जिस तरह आपको बताया है कि स्टार्ट आप फाइबर से करें, उसके बाद प्रोटीन्स लें, कुछ प्रोबायोटिक ऐड करें, और कार्ब्स बिल्कुल एंड में लें। और कार्ब जब आप लेंगे उस वक्त, क्योंकि फाइबर आप ले चुके होंगे, प्रोटीन आप अच्छा खासा ले चुके होंगे, तो ऑलरेडी आप बड़े फुल होंगे, तो आप कार्ब्स की क्वांटिटी बड़ी आपकी कम होगी। और इसका बेनिफिट ये है कि जब आप फाइबर और प्रोटीन ले रहे होते हैं और उसके बाद जाके कार्ब लेते हैं, तो फिर ग्लूकोज की सडन स्पाइक नहीं होती, और ग्लूकोज की स्पाइक एक लेवल पे होती है, और आपको मतलब हाइपरग्लाइसीमिया नहीं होता, शुगर बढ़ती नहीं है, और शुगर अपनी एक हम्म। रेंज में रहती है। बाकी और अगर सर आपको मैं आपसे मजीद रिक्वेस्ट करूंगी कि काइंडली आप हमारा लाइव शो पूरा देखें, और आपको बहुत सी टिप्स इसमें मिल सकती हैं। और अगर आप खुद से डाइट ले रहे हैं तो आप एक जो है प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म को, हमारे प्लेटफॉर्म को या किसी भी प्लेटफॉर्म को जरूर ज्वाइन करें, जो आपको सही तरीके से बता सके कि डाइट और जो है वो डायबिटीज स्पेशलिस्ट के अंडर रहकर आप करें। और आजकल तो हमारा 50% डिस्काउंट भी चल रहा है। जी जी, हमारा रमज़ान डायबिटिक प्रोग्राम जो है, उसका कल लास्ट डे है रजिस्ट्रेशन का। और रजिस्ट्रेशन में जो है वो 30 डेज का ये प्रोग्राम है, जिसमें हम 50% डिस्काउंट दे रहे हैं अभी। जितने भी हमारे हम्म। नए क्लाइंट्स आएंगे, नए जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स आएंगे, उनको 50% हम डिस्काउंट दे रहे हैं। और पूरे 30 दिन में मैं भी होऊंगा, मैडम जरी भी होंगी, जो आपको गाइड करेंगी, आपके मील प्लान्स देखेंगी, आपकी जो है वो शुगर्स देखेंगे, आप क्या गलती कर रहे हैं उसको करेक्ट करेंगे, और रमज़ान में आपका वेट लॉस भी होगा, और आपकी शुगर भी कंट्रोल में रहेगी। सर थोड़ा डिटेल में मैं बता देती हूँ कि इसमें डॉक्टर यामीन की कंसल्टेशन है, मेरी कंसल्टेशन है, और आपका डाइट प्लान और आपकी मेडिसिन आपके मुताबिक जो है वो एडजस्ट की जाएंगी। एक ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा जिसमें और भी लोग होंगे, और आपको डेली की एक्टिविटी दी जाएगी कि आज आपने ये करना है, और वो एक्टिविटी आप करके हमें बताएंगे। अपनी मील प्लेट्स हमारे साथ शेयर करेंगे, कहीं आप कुछ गलत ले रहे होंगे हम आपको साथ साथ गाइड करेंगे।
और अगर आपको जो हमने डाइट प्लान या मेडिसिन आपको से जो हमने दी हैं वो सूट नहीं कर रही होंगी तो हम साथ साथ चेंजेस भी करेंगे, आपके साथ इन टच रहेंगे, आपको आपके मैसेजेस का रिप्लाई विद इन 1 आवर मिल जाएगा। और एक बहुत अच्छी कम्युनिटी के साथ आप जो है बहुत से लोग होंगे, एक ग्रुप होगा व्हाट्सएप ग्रुप, तो जिसमें आपको आपकी ही जो डायबिटोलॉजिस्ट है वो रिप्लाई दे रहे होंगे और आपकी डाइटिशियन, आपको कोई थर्ड पार्टी जो है वो खुद से रिप्लाई नहीं दे रही होगी और आपकी हर चीज हमारी सुपरविजन के अंदर होगी। ठीक है, तो अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी टीम से रब्ता करें, नंबर्स जो है वो आपको हमारे पेज से मिल जाएंगे। और हमारी एक पोस्ट भी इस लाइव के नीचे एक पोस्ट है जिसमें हम 50% डिस्काउंट वाली जो पोस्ट है उस पर आप कमेंट करेंगे तो हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी, और रब्ता करने के बाद जो है वो आप हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे और इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। सो थैंक यू सो मच मैम जरी चौधरी, और आप तमाम का भी थैंक यू जितने भी व्यूअर्स थे। सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।